हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम कक्षा 10वीं विज्ञान के आप तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण वाले चैप्टर का पढ़ रहे थे, ठीक है। और इस चैप्टर में हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी तक का अध्ययन कर लिया था। आज हम यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या था, कैसा था और कैसे क्लासिफिकेशन किया गया और हम कैसे आज वर्गीकरण को पढ़ते हैं, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप पहले पहला पार्ट देखिए और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो स्टार्ट करने से वही एक बात कि अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था हेनरी मोसले ने, ठीक है, हेनरी मोसले, ठीक है। हेनरी मोसले ने इसको दिया था। अब देखिए यहाँ पे इस आवर्त सारणी का जो बेसिस है उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रॉब्लम क्या था। मेंडलीव की आवर्त सारणी का समस्या ये था कि वहां पे जो तत्व थे वे सभी परमाणु भार के हिसाब से अरेंज किए गए थे, समायोजित किए गए थे, जमाए गए थे, है ना। तो परमाणु भार के हिसाब से वहां पे अरेंज किए गए थे, उसकी वजह से उसमें समस्या थी, ठीक है। जो भी उसका लिमिटेशन वगैरह है वो पहले पार्ट में है, आप उसको देखिएगा, ठीक है। तो जो भी समस्या थी वो उनके परमाणु भार की वजह से थी। तो उस चीज को सुधार किया हेनरी मोसले ने। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया, तत्वों के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया और उस स्पेक्ट्रम से इन्होंने पता लगाया कि जो तत्व है ना उनमें जो प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, ठीक है, उसके हिसाब से वे अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम उत्पन्न करते हैं। और जब उनको हम उन्होंने उस हिसाब से अरेंज किया तो उनको ये आधुनिक पीरियोडिक टेबल मिला, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर इन्होंने अरेंज किया था, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है, ठीक। प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो इन्होंने नियम दिया था कि इनका जो दिया हुआ नियम था वही आधुनिक आवर्त सारणी का नियम कहलाया। और इन्होंने नियम दिया था कि तत्वों के जो गुण होते हैं ना, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। क्या कहा था, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि जब इन्होंने परमाणुओं के प्रोटॉनों की बढ़ती हुई संख्या के आधार पर जब इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया तो इन्होंने देखा कि कुछ निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के जो गुण हैं वो क्या होते हैं, तत्वों के जो गुण हैं वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं पुनः, मतलब फिर से जो समान गुण वाले जो तत्व हैं वे एक दूसरे के नीचे व्यवस्थित होते जाते हैं, ठीक है। तो एक निश्चित अंतराल के बाद ऐसा हो रहा है, इसलिए उन्होंने ये आधुनिक आवर्त नियम दिया, ठीक है। इसको आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये मोसले का नियम था, है ना। इस नियम के अनुसार जो हमको वर्तमान आवर्त सारणी दिखाई देती है उसको अरेंज किसने किया था, तो उसको अरेंज किया था बोर ने, ठीक है। नील्स बोर ने इसको अरेंज किया था, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा।
अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे कैसे यहाँ पे अरेंज हुए। देखिए जब इसको नील्स बोर ने अरेंज किया ना, तब उन्होंने बताया कि जो तत्वों के गुण होते हैं, ठीक है, जो तत्वों के आवर्ती गुण होते हैं वो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे निर्भर करते हैं, ऐसा नील्स बोर ने बताया था। ठीक है, तो अब हम इसको समझ लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी को कि यहाँ पे क्या क्या अपने को दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हमको ऊर्ध्वाधर लाइनें दिखाई दे रही हैं आवर्त सारणी में। इन ऊर्ध्वाधर लाइनों को समूह कहा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल मिला के क्या है, 18 समूह हैं। ठीक है, और अगर ऐसे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 18 समूह और 7 आवर्त हैं। ठीक है, जो ऐसे लाइन दिखाई दे रहे हैं इनको समूह कहा जाता है, और ऐसे जो बेढ़ा है ना लेफ्ट से राइट, ठीक है, बाएं से दाएं की ओर, इनको आवर्त कहा जाता है। तो कुल मिला के हमारे पास 18 समूह और 7 आवर्त हैं। अब चलिए इनकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं, है ना। तो किसी समूह में उपस्थित जो तत्व हैं उनकी संयोजकता क्या होती है, समान होती है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, है ना। समूह में उपस्थित सभी तत्वों की संयोजकता क्या होगी, समान होगी। समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है ना, समान होती है। जैसे समूह 1 में हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। लिथियम की संयोजकता भी क्या होगी, 1 होगी। संयोजकता बताया गया है ना। संयोजकता का मतलब क्या होता है, संयोजकता का मतलब ये होता है कि अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, है ना, और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उसको कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा और कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, उसी को संयोजकता कहा जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि समूह में जो तत्व उपस्थित हैं उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा कि अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो संयोजकता आपको नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे जितने तत्व उपस्थित हैं इन सभी के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1, लिथियम में 1, सोडियम में 1, पोटेशियम में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 1, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। सोडियम का देखो 2 8 1, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो समूह में जो तत्व उपस्थित हैं उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। ठीक, तो ये समूह का हो गया। तो आवर्त में क्या विशेषता होती है भाई, आवर्त में विशेषता ये होती है कि आवर्त में दाएं से बाएं चलने पर, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 1-1 की वृद्धि होती जाती है। कैसे वृद्धि होती जाती है, देखिए लिथियम का कितना होता है, लिथियम का 2 और 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। बेरिलियम का कितना हो जाएगा, 2 और 2, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2। मतलब लिथियम में 1 था, बेरिलियम में 2 हो गया। अब इधर देख लेते हैं, बोरॉन में कितना हो जाएगा, बोरॉन में 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, कार्बन में कितना हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होते जाती है, वैसे वैसे संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है,
इससे हमको ये पता चलता है कि किसी आवर्त में उपस्थित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कक्षों की संख्या समान होती है, लेकिन उस कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में एक एक की वृद्धि होते जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, लिथियम में 2 कक्षक अपने को दिखाई दे रहे हैं, ये पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है। बेरिलियम में भी 2 कक्ष दिखाई दे रहे हैं, बोरान में भी 2, कार्बन में भी 2, नाइट्रोजन में भी 2 होगा, ऑक्सीजन में भी 2 होगा, फ्लोरीन में भी 2 होगा और नियॉन में भी 2 होगा। तो बाएं से दाएं चलने पर कक्षों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है, किसमें वृद्धि हो जाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो आवर्त से हमको क्या पता चलता है? किसी आवर्त में उपस्थित तत्वों में जो कक्ष है ना, वो पता चलता है। अब कक्ष जब उपस्थित हैं, ठीक है, तो उस आवर्त में अधिकतम तत्वों की संख्या जो है वो पता चल जाती है। ठीक, आवर्त में अधिकतम उपस्थित तत्वों की संख्या पता चलेगी। कैसे? किसी आवर्त में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? किसी कक्ष में, जी आवर्त में बोलता हूं, किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n² होती है, 2n²। ठीक है, अब k कक्षक के लिए n का मान 1 होता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 × 1 का वर्ग बराबर 2। मतलब ये k कक्षक को प्रदर्शित करता है ना, ये k कक्षक को प्रदर्शित करेगा। तो k कक्षक के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। तो बाएं से दाएं चलने पर एक एक संख्या में वृद्धि होते जा रहा है। संयोजी कक्षक में देखिए ना, संयोजी कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ते जा रहे हैं। 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हुआ, मतलब एक एक बढ़ते जा रहे हैं अगर हम बाएं से दाएं चले। ठीक है, तो k कक्षक में मतलब पहले आवर्त में अगर k सेल को प्रदर्शित करें तो वहां पे अधिकतम तत्वों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, अधिकतम तत्वों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। दूसरे आवर्त के लिए n का मान अगर हम 2 रखें तो कितने होंगे? देखिए, n का मान 2 रख के देखिए, इसको k को मिटा दीजिए, n का मान 2 रख के देखिए कितना हो जाएगा? 2 × 2 का वर्ग बराबर 8 होगा। तो दूसरे समूह में कितने हैं? 8 है। ठीक है जी, जहां पे भी क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब तीसरे के लिए n = 3 रखेंगे तो 18 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 18 नहीं होता, यहाँ पे भी कितना होता है? 8 तत्व ही उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखिए आप। उसके बाद चौथे आवर्त में 18 तत्व उपस्थित होंगे। ठीक है, चौथे में भी 5वें में भी 18 और इसमें 32, और ये अपूर्ण माना जाता है। हालांकि वर्तमान में इसे पूर्ण माना जाता है और यहाँ पे भी 32 तत्व माने जाते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से इसको अपूर्ण आवर्त मानते हैं। ठीक है, ये वाला आवर्त, 7वां आवर्त को। तो अब अपने को क्या समझ में आ रहा है कि पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे में 8 तत्व हैं, तीसरे में 8 तत्व हैं, चौथे में 18 तत्व हैं, 5वें में 18 तत्व हैं, 6वें में 32 तत्व हैं। आप ये संख्या याद रखिएगा। ठीक है, इन संख्याओं को जादुई अंक कहा जाता है, मैजिकल नंबर्स। ठीक है, क्यों मैजिकल नंबर कहा जाता है? आपको इस संख्या को याद रखेंगे अगर आप, तो समूह में उपस्थित तत्वों के परमाणु क्रमांक आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? चलिए देखते हैं। आपको हाइड्रोजन एक याद रख लीजिए, हाइड्रोजन का कितना है? 1। हाइड्रोजन में 2 जोड़िए, उसके नीचे क्या आएगा? लिथियम, 3 आ जाएगा। लिथियम में 8 जोड़िए, 3 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 11, सोडियम आ जाएगा। फिर 11 में 8 जोड़िए, 19, पोटेशियम आ जाएगा। ठीक है, फिर 19 में 18 जोड़िए, 37, रुबिडियम आ जाएगा। ठीक है, फिर 37 में 18 जोड़िए, 55, सीजियम आ जाएगा। फिर सीजियम में 32 जोड़िए, 87, फ्रांसियम आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो जितना आपको दिख रहा है ना, उसमें आपको 2-2 जोड़ देना है बस। यहाँ पे से याद रखिएगा, जैसे आपको बोरॉन से निकालना है, तो बोरॉन में पहले आपको 8 जोड़ना है, फिर 18 जोड़ना है, फिर 18 जोड़ना है, फिर 32 जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे 2 वाला कॉन्सेप्ट जो है ना नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले आवर्त में कोई तत्व ही नहीं है। पहले आवर्त में पहले समूह में है
और 18वें समूह में है, फिर नहीं है। ठीक है, तो पहले आवर्त में आपको ध्यान में रखना है, मतलब जो पहले आवर्त के में जो तत्व है वो पहले समूह में है और 18वें समूह में है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब ये मैजिकल नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, इन नंबर्स के द्वारा अगर हम आवर्त और समूह को जान लें, ठीक है, आवर्त और समूह को जान लें तो हम बता सकते हैं कि कौन सा तत्व किस आवर्त और किस समूह में आता है। जैसे कि अब देखिए, जितना जानकारी मैं आपको दिया उतने से हमको पता चल जाएगा कि कौन सा तत्व किस आवर्त में किस समूह में आता है। कैसे पता चलेगा, चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछता है कि फास्फोरस कौन से आवर्त और कौन से समूह में आता है, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फास्फोरस का परमाणु क्रमांक, ठीक है, और उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 5। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 कक्ष हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक। ठीक है, तो 3 कक्षक दिखाई दे रहे हैं। 3 कक्षक दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त और तीसरे आवर्त का तत्व है। ठीक है, तो फास्फोरस जो है वो तीसरे आवर्त का तत्व है। पहला चीज तो अपने को पता चल गया। ठीक है, अब यह कौन से समूह का तत्व है ये निकालना है। तो देख लीजिए भाई, कौन से समूह में जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 5 होगी, तो पहले समूह में 1 होती है, दूसरे समूह में 2 होती है, 13वें समूह में 3 होती है, 14वें में 4, 15वें में 5, तो 15वें समूह में है ना। तो तीसरे आवर्त और 15वें समूह का तत्व है ये तत्व। ठीक है, देख लो भाई, तो ये तीसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा आवर्त में चलो, और ये 15वें समूह का तो यहाँ पे है, प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक, ठीक है, तो चलिए ये अपने को पता चल जाएगा। वैसे ही आप दूसरे तत्वों का भी कोशिश कीजिएगा, लेकिन 20 तक के तत्वों का ही कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 1 से 20 परमाणु क्रमांक तक के तत्वों का को ही कोशिश कीजिएगा, आपसे निकल पाएगा। उससे ज्यादा ऊपर के जो तत्व होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप वो जो नियम है आप उनको 11वीं में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो 1 से 20 तक के तत्वों को ही कोशिश कीजिएगा, तो आप आसानी से यहाँ पे बता पाएंगे कि वो कौन से समूह और कौन से आवर्त का तत्व है। ठीक है, ये तो हो गया बात यहाँ पे। इसके बाद चलिए और कुछ एडिशनल नॉलेज दे देता हूं मैं आपको, है ना। याद रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में 92 जो तत्व हैं, ठीक है, 92 तत्व जो हैं वो नेचुरल ओकरिंग है, प्राकृतिक रूप से अपने को मिल जाते हैं सामान्यतः। ठीक है, और 92 के बाद के जो तत्व हैं वो या तो रेडियो एक्टिविटी की वजह से बनते हैं, मतलब क्या कहना चाहिए, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होते, बनते हैं, अपने आप से बन जाएंगे, या फिर मानव जो है वो निर्मित करते हैं। तो 92 तक के तत्व जो है वो क्या है, नेचुरल ओकरिंग है, प्राकृतिक रूप से उपस्थित है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों में सबसे बड़ा तत्व कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, 92 यूरेनियम। ठीक है, ये सबसे बड़ा तत्व है। ठीक है, तो उसी के भाई परमाणु क्रमांक भी सबसे ज्यादा है उसका, परमाणु आकार भी सबसे ज्यादा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, आकार तो खैर सबसे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन मान सकते हैं होगा। ठीक है, तो सबसे भारी बोल सकते हैं, बड़ा नहीं। सबसे भारी तत्व कौन सा है ना, प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध तत्व है उनमें सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो यूरेनियम 235। इसके 2 रूप मिलते हैं, 235, 237 दोनों मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो प्राकृतिक नहीं है, या तो प्राकृतिक में अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं या फिर मनुष्य बनाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है आपको। ठीक है, अब 108 जो तत्व हैं, ठीक है, उनमें से 95 तत्व धातु हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ठोस अवस्था में है, 95 तत्व क्या है, धातु हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो धातु में से बहुत सारे तत्व तो ऐसे हैं जो ठोस अवस्था में है, 1-2 तत्व ही ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में अपने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि लेड सामान्यतः द्रव अवस्था में मिलता है, और सीजियम जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है। ठीक है, लेकिन उसको द्रव में कंसिडरेट नहीं किया जाता। ठीक, तो 95 जो तत्व हैं, 95 तत्व जो है वो क्या है, धातु हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे से देखें, देखिए
ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मैं ये जो क्रॉस कर देता हूँ सबको, ठीक है। 3 नहीं आएगा, ये आएगा टेल्यूरियम और पोलोनियम। मतलब ये बोरॉन सिलिकॉन, ठीक है, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी, जर्मेनियम एंटीमनी टेल्यूरियम और पोलोनियम, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 अपने को दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, तो ये मेटलॉइड्स हैं, उपधातु हैं। 95 उपधातु है ना, 95 क्या हो जाएंगे, धातु हो जाएंगे, 7 उपधातु हो जाएंगे, और बाकी जो बच गया ना 118 में से कितने बचे, 95 और 7 102, तो 16 बच गया, तो 16 क्या हो जाएंगे, अधातु हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डाटा आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम ठोस अवस्था, द्रव अवस्था के बाद गैस अवस्था के बारे में बात करें तो देखिए कितने गैसेस हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन 1, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और 8 9 10 11, ठीक है। 11 जो है गैस अवस्था में मिलते हैं, ठीक है ना। इस जो तत्व हैं उनमें से 11 जो है गैसीय तत्व हैं, 11 गैसीय तत्व हैं, और उसके बाद लिक्विड स्टेट में हमको 2 मिल जाता है, तो 2 द्रव अवस्था में मिलते हैं, और बाकी जितने बच गए वो ठोस अवस्था में मिलते हैं, ठीक है। तो कितने बच जाएंगे, 118 में से 13 माइनस कर दीजिए तो 105, 105 जो है 105 तत्व जो है वो क्या मिलते हैं अपने को, ठोस अवस्था में मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अवस्था के हिसाब से, ये धातु, उपधातु और अधातु के हिसाब से क्लास नंबर। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि कितने धातु हैं, कितने उपधातु हैं, कितने अधातु हैं, कितने गैसीय अवस्था में मिलते हैं, कितने द्रव अवस्था में मिलते हैं और कितने ठोस अवस्था में मिलते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सामान्य, इसके सामान्य क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसके बाद तत्वों के, हम लोग यहाँ पे तत्वों का जो आवर्ती गुण है ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो तत्वों के आवर्ती गुणों के बारे में समझने से पहले आप इन पीरियोडिक टेबल में कम से कम 20 तक के तत्वों का नाम याद कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि तत्वों के आवर्ती गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और देखते रहिए मेरे वीडियोस को, और दोस्तों घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना, ठीक है, और मेरे साथ बन के पढ़ते रहिए। थैंक यू।